हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स के साथ। क्लास 11th का बहुत मेजर पोर्शन है स्टैटिस्टिक्स, जो आपको बनना चाहिए एंड इट्स वेरी इजी एंड बहुत इजी स्कोरेबल सब्जेक्ट है, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा थ्योरेटिकल साइड है और ये पूरा प्रैक्टिकल साइड है, तो बैलेंस है दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, जिनको थ्योरी पसंद है या जिनको प्रैक्टिकल पसंद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के साथ, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में काफी कुछ कवर कर चुका है, तो मैं बहुत डिटेल में इसको अभी यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगी, राइट। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। हमने मेजरली देख रखा है कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंज्यूमर क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारे टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, 3 तरह की एक्टिविटीज होती है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंजम्पशन मतलब क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर्स मतलब क्या, हम आप जैसे लोग कंज्यूम करते हैं अपनी डेली लाइफ को चलाने के लिए, सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए, तो ये डिमांड साइड का कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन इज बेसिकली सप्लाई साइड का कॉन्सेप्ट है कि मैं मिनिमम कॉस्ट पर पब्लिक को कैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर पाऊं जिससे मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हो और मैं पैसा भी कमा पाऊं और सामने वाले की सेटिस्फैक्शन भी कंप्लीट हो जाए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो मैंने प्रोड्यूस करके बेचा है और जो मैंने पैसा कमाया है उसको मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने क्या देखे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। उनमें पैसा हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, क्योंकि इकोनॉमी है, जब तक पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पैसा रेगुलेट नहीं होगा इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी चलेगी कैसे, राइट। इतना बेसिक है, बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड ये है भी नहीं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी ये चीज कवर्ड है। तो लेट्स फोकस मोर ऑन स्टैटिस्टिक्स, राइट। नाउ लेट्स सी, अरे स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। किसी इंसान से भी पूछूंगी ना, चलते आदमी से भी पूछ लूंगी ना स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, बोलता है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होता है। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, जो नंबर्स में कैलकुलेट हो सकता है। तो क्या सिंपल से मैं बोलूं, अगर बाय चांस आप क्लास 11th में, तो अगर एक्स बच्चा है कोई, उसको 500 रुपीज पर मंथ पॉकेट मनी मिलती है, ये भी तो एक नंबर है, क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? नहीं। स्टैटिस्टिक्स क्या होगा कि क्लास 11th के सारे बच्चों को कितनी पॉकेट में मनी मिलती है उसका एवरेज निकालना, उसके पीछे कोई मेथड लगाना, टेक्निक लगाना, ताकि मैं उस डेटा को एनालाइज कर पाऊं, ये स्टैटिस्टिक्स होता है, राइट। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो कि बैक्ड बाय होती है कोई भी मेथड या टेक्निक से, जिससे कि मैं कोई कंक्लूजन निकाल पाऊं उस डेटा का, राइट। अब क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन तो आपको पता चल गया, नंबर्स में जो चीज कैलकुलेट हो सकती है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है? क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब जिस चीज को मैं नंबर्स में नहीं ला सकती, जैसे किसी का IQ, किसी की ब्यूटी, मैं इसको ये नहीं बोल सकती ना कि 6 on 10 है, क्योंकि ये मेजरेबल नहीं है। 10 का मतलब सबके लिए डिफरेंट होता है, राइट। यहाँ पर कोई भी मैं एक जैसा नहीं बोल सकती। आज मेरे लिए कोई इंसान बहुत ब्यूटीफुल है, मे बी आपके लिए ना हो, राइट। सो क्वालिटेटिव मतलब कि जिस चीज को मैं नंबर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकती। ओके, क्लियर है आपको? सो मैं ये बोल सकती हूँ, कोई भी डेटा का एग्रीगेट मतलब या तो सम अप करना या फिर उसका एवरेज करना, वो ही एक स्टैटिस्टिक्स होता है। और स्टैटिस्टिक्स एक प्लूरल नाउन भी है और सिंगुलर नाउन भी है, राइट। तो ये जो हमने डेफिनेशन देखी, ये प्लूरल नाउन देखा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहला है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हमने अभी पहले ही डिस्कस किया कि सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे सिर्फ एक इंसान की या एक बच्चे की पॉकेट मनी से मुझे कुछ भी नहीं होगा। क्लास 11th में सारे बच्चों की कितनी पॉकेट मनी है, उन सबका मैं एग्रीगेट करूंगी, तो ही वो स्टैटिस्टिक्स कंसिडर होगा। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, नंबर्स में एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकती किसी की हाइट बड़ी है, किसी की हाइट छोटी है, मुझे नंबर्स चाहिए, कितनी है, 5 feet, 5, 4, 6, 1, हाउ मच, राइट।
मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, मल्टीप्लिसिटी मतलब मेनी, जो भी मेरा डेटा कलेक्ट होता है ना वो बहुत सारे फैक्टर्स से इफेक्ट होता है और होना भी चाहिए बहुत सारे फैक्टर्स से, क्योंकि अगर एक फैक्टर से होगा वो इफेक्ट और उस फैक्टर को ही मैंने हटा दिया फिर तो उस डेटा की कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है या तो डिमांड में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, सप्लाई कम हो रही है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, वेजेस बढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ एक फैक्टर की वजह से ये चीज इफेक्ट कर रही होती और उसी फैक्टर को मैंने रिमूव कर दिया होता तो फिर तो डेटा का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बचता, राइट। रीजनेबल एक्यूरेसी, देखिए जब भी मैं कोई कैलकुलेट करूँ ना स्टैटिस्टिक्स या डेटा कलेक्ट करूँ तो मेरा एक एम होना चाहिए, उसके हिसाब से एक्यूरेसी मुझे देखनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्यूरेट नहीं होगा तो कोई सेंस नहीं है, राइट। म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल, जितने भी मैं नंबर्स कलेक्ट करूं, डेटा कलेक्ट करूं, वो आपस में रिलेटेड होना चाहिए। सपोज मैंने राम की हाइट कलेक्ट करी, श्याम का वेट कलेक्ट किया, मोहन का वेट कलेक्ट किया, तो तीनों ही तो डिफरेंट है, इन तीनों को मैं क्या कंपेयर करूंगी, राइट। जब तीनों की हाइट कंपेयर करूंगी तब तो कोई सेंस है, ओके। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, हमेशा डेटा कलेक्ट करने के पहले मेरे दिमाग में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए कि मैं डेटा क्यों कलेक्ट कर रही हूँ, जिससे कि मुझे भी क्लैरिटी रहे और जब मैं डेटा कलेक्ट करूँ तो मैं उस क्लियर माइंड के साथ डेटा कलेक्ट कर पाऊँ। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, एन्यूमरेटेड मतलब होता है कैलकुलेट करना और एस्टिमेट मतलब होता है अंदाजा लगाना। जैसे जब बहुत बड़ा फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है कि भाई कितने लोगों ने कॉन्सर्ट अटेंड किया होगा तो हम अंदाजा लगा देते हैं यार 1-2 लाख लोगों ने करा होगा, लेकिन एन्यूमरेट मतलब कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था, ये तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकती ना, ये तो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, तो दैट आई विल डू एन्यूमरेशन। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, देखिए जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना वो बहुत सिस्टमैटिक मैनर में होता है। पहले हम रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको फिर कन्वर्ट करते हैं, डेटा को अपने फाइनल डेटा में कन्वर्ट करा जाता है, फिर ही हम कोई ना कोई एनालिसिस और कंक्लूजन दे पाते हैं, क्योंकि कोई भी डेटा जो हड़बड़ी में हैविजार्ड मैनर में कलेक्ट किया जाता है ना उससे कभी भी कंक्लूजन एक्यूरेट नहीं निकल सकता, देयरफॉर आपकी एक्यूरेसी इफेक्ट करेगी, right? So at the end can I say that all numerical data cannot be called statistics but all statistics are called numerical data? हाँ जी बिल्कुल, ये आपका सेंटेंस लिखकर आ सकता है और बोलेगा explain, then you have to explain the features of statistics। बोल क्या रहा है ये कि सारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है, लेकिन जितना स्टैटिस्टिक्स होता है वो सब न्यूमेरिकल डेटा होता है। बिल्कुल, क्योंकि सिंगल नंबर को मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकती, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जितना भी होगा वो तो मेरा पूरा न्यूमेरिकल डेटा है, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को ही तो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। क्लियर है आपको? आगे बढ़ सकते हैं अब, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। सबसे पहली स्टेज क्या होती है? कलेक्ट करते हैं हम डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। स्टेज 2 जो रॉ डेटा होता है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। स्टेज 3 अब डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है, ग्राफ्स के फॉर्म में करना है, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फोर्थ इज एनालिसिस ऑफ डेटा, उससे मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, एंड फिफ्थ इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, फाइनल कंक्लूजन निकालने को इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। एनालिसिस में मेथड्स लगती हैं अलग अलग, इंटरप्रिटेशन में इट्स फाइनल कंक्लूजन, राइट। तो यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है स्टैटिस्टिक्स अ सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन में मैं कैसे अपनी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को डिफाइन कर सकती हूँ कि इट रिफर्स टू द टेक्निक्स और मेथड्स रिलेटिंग टू कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। सिंपल एज दैट, राइट। हमने प्लूरल नाउन भी पढ़ लिया है, हमने सिंगुलर नाउन भी देख लिया है। चले आगे। स्टेजेस है ना, यहाँ पर कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, अभी सिर्फ आप नाम देखिए, आपको सारी चीज आगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे ना वैसे वैसे सब डिटेल में आएगा। कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेंसस और सैंपल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के लिए हम टैली बार्स यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए हम टेबल्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स यूज करते हैं। एनालिसिस ऑफ डेटा के लिए हम परसेंटेज, एवरेजेस, कोरिलेशन, ये सारी चीजें यूज करते हैं। एंड इंटरप्रिटेशन के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेजेस, एवरेजेस, डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में, राइट। अभी आपको सिर्फ नाम पढ़ना है, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। चलिए देखते हैं आगे। तो देखते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमको स्कोप में ना 3 चीजें पढ़नी है। फर्स्ट इज नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेकंड इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड थर्ड इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर मतलब क्या कि क्या वो साइंस है कि आर्ट है? तो प्रोफेसर टिपेट ने बोला है कि भाई दोनों ही है, स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस
क्योंकि हम सिस्टमैटिक मैनर में अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, पूरा सिस्टम से काम चलता है। साइंस क्या होता है, जिसमें कि सिस्टम से पूरा काम चलता है और एक फॉर्मूला बन गया तो वो हर जगह अप्लाई होता है, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसा ही होता है। आर्ट मतलब क्या होता है, जो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम से उस चीज को रिलेट करे, जो थोड़ा ह्यूमन बेस्ड हो, राइट। सो आर्ट भी है स्टैटिस्टिक्स। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करनी है तो जो डेली लाइफ के लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उसकी स्टडी करूंगी। अगर वो बैक्ड बाय हो जाए विद द क्वांटिटेटिव डेटा, जो कि मैंने सिस्टमैटिकली उस चीज को कलेक्ट किया है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो मेरा स्टैटिस्टिक्स बनता है। तो नेचर क्या हो गया, स्टैटिस्टिक्स इज बोथ अ साइंस एंड आर्ट एज वेल। तो किसने दिया था ये? प्रोफेसर टिपेट ने। देखते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दो तरह के सब्जेक्ट मैटर होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और एक इन्फरेंशियल। सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स में दो कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कि होता है पॉपुलेशन, जिसको हम यूनिवर्स भी बोलते हैं, और सैंपल। एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। सपोज एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, राइट। मुझे सबकी पॉकेट मनी जाननी है। अगर मैंने 40 के 40 स्टूडेंट्स से डेटा कलेक्ट किया तो दैट विल बी पॉपुलेशन, और मैं यूनिवर्स की स्टडी कर रही हूँ, मतलब मैंने सारे लोगों को इंक्लूड किया। ओके। सैंपल मतलब क्या? अगर 40 स्टूडेंट्स हैं उसमें से मैंने 10 बच्चे कोई निकाल लिए रैंडमली, अभी हम मान के चलते हैं रैंडमली मैंने उसमें से 10 बच्चे निकाल दिए, और 10 बच्चों का जो भी कंक्लूजन निकलेगा तो उससे मैं मान लूंगी कि भाई हाँ 40 का भी यही होगा। मतलब 10 के बेसिस पर मैंने 40 का पूरा एनालिसिस कर लिया। दैट इज अ सैंपल। सैंपल मतलब क्या होता है? कुछ पोर्शन निकाल लेना। पॉपुलेशन और यूनिवर्स मतलब क्या होता है? पूरा बड़ा इन्वेस्टिगेशन फील्ड, राइट। तो डिस्क्रिप्टिव, नाम से पता चल रहा है, डिस्क्राइब किया हुआ। तो जब भी मैं डेटा कलेक्ट करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन और यूनिवर्स, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और जब भी मैं कलेक्ट करती हूँ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल और कंक्लूजन निकाल लेती हूँ यूनिवर्स और पॉपुलेशन का ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, दैट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सिंपल। कोई डाउट्स हैं तो बिल्कुल कमेंट्स में आप बताइएगा। आई विल बी हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन हम पढ़ सकते हैं, क्वालिटेटिव हम नहीं पढ़ सकते। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, किसी एक डेटा, अगर सपोज मैं बोल दूं कि मेरी मंथली इनकम 20,000 पर मंथ है, तो दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। अब बहुत सारे लोगों की मिलाकर फिर सबका एवरेज निकालना, दैट इज ही हम कर सकते हैं। उसके अलावा वो स्टैटिस्टिक्स कंसिडर नहीं होता है। होमोजेनिटी ऑफ डेटा, आप प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ और प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स को कंपेयर नहीं कर सकते हो। वो केजीज में है, वो मीटर्स में होगा, राइट। आपको एक कॉमन बेस पर आना ही पड़ेगा। आप अलग अलग यूनिट्स पे बात नहीं कर सकते। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि इनकम 50,000 है एवरेज, तो जरूरी थोड़ी है हर पर्टिकुलर इंसान की 50,000 होगी। मैं एवरेज पे बात कर रही हूँ, किसी की 45,000 भी होगी, किसी की 60,000 भी होगी, राइट। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूफ टू बी रॉन्ग, कि हमको आगे पीछे की अगर उसके सर्कमस्टांसेस, उसके कंडीशंस नहीं पता है तो हम गलत कंक्लूजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ का बिजनेस है, पहला ईयर उसका प्रॉफिट 1 लाख का था, दूसरा ईयर 2 लाख का था, तीसरा ईयर 3 लाख का था। यही फूड ग्रेन का है बिजनेस, ओके। पहला ईयर उसका प्रॉफिट 3 लाख का था, दूसरा 2 लाख का था, तीसरा 1 लाख का था। दोनों का एवरेज कितना निकल रहा है? 2 लाख का निकल रहा है। तो मुझे तो लगेगा भाई दोनों ही बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन ये तो कोई नहीं बता रहा ना कि क्लोथ बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा है और वो प्रोग्रेस कर रहा है, और ग्रेन का बिजनेस नीचे की तरफ जा रहा है, उसका डाउनफॉल जा रहा है, राइट। तो सिर्फ नंबर्स को देखकर, एवरेज को देखकर मैं सारे कंक्लूजन्स नहीं दे सकती, मुझे आगे पीछे के सर्कमस्टांसेस भी पता होने चाहिए। कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स, बिकॉज उसमें मेथड्स लगती है, टेक्निक्स लगती है, और ये तो बोला जाता है कि स्टैटिस्टिक्स इज वेरी डेंजरस इन द हैंड्स ऑफ इनएक्सपर्ट्स, कि अगर उनके हाथ में दे दो तो वो कुछ का कुछ कंक्लूजन निकाल देंगे एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं।
एंड प्रोन टू मिसयूज। स्टैटिस्टिक्स तो बहुत मिसयूज होता है बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज लाइक अ क्ले, या तो आप उसका गॉड बना दो या तो यू कैन मेक अ डेविल आउट ऑफ इट एज वेल, राइट, कि आप या तो उसको बहुत अच्छा यूज कर लो या तो उससे इतना अच्छा मैनिपुलेट हम कर सकते हैं ना पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, कि उनको पता भी नहीं चलेगा बिकॉज उनके पास इतना नॉलेज नहीं है, राइट। तभी आपको पढ़ाया जा रहा है स्टैटिस्टिक्स, ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो और आगे चलकर आपको कोई भी इजीली बुद्धू ना बना पाए। तो अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल भी इस जो हमारा सब्जेक्ट है इसको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। बढ़िया है, चले आगे। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द इंपॉर्टेंस, या फिर मैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी बोल सकती हूँ। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, आप इन्फ्लेशन बोल लीजिए, टैक्सेस बोल लीजिए, ये सब डेटा बैक्ड ही तो होते हैं ना, हम डेटा से ही तो निकाल पाते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है, राइट। इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इंटरसेक्टोरल मतलब डिफरेंट सेक्टर्स को कंपेयर करना, कहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर में है, आपका इंडस्ट्री में है, टर्शरी सेक्टर में है, इन सब चीज़ों को कंपेयर करना। एंड इंटरटेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब होता है टाइम टू टाइम, सालाना, कि इस साल कितना था, अगले साल कितना है, तो मैं एक कंपैरिजन शीट भी बना पाती हूँ और एक मेरे पास डेटा सामने होता है ना, तो मुझे एक माइंड से क्लैरिटी मिलती है, राइट। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब इफेक्ट मतलब रिजल्ट, कॉज मतलब क्या प्रॉब्लम कर रहा है, तो मुझे पता चलेगा ना भाई ये करने से ऐसी प्रॉब्लम होती है, आप नहीं पढ़ रहे हैं साल भर, दैट इज द कॉज। रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आ रहा है, दैट इज द इफेक्ट। तो मुझे पता चल रहा है ना प्रॉब्लम क्या है, ताकि इससे ये रिजल्ट इंड्यूस हो रहा है, तो हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं। आप पढ़ना चालू करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो जब डेटा मेरे पास होता है सामने कि अच्छा यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मेरी इकोनॉमी की जीडीपी नहीं बढ़ रही है, तो मेरे पास एक फोकस है कि मुझे इस एरिया पे काम करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। आपने अभी तक पढ़ा है, डिमांड की थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी ऑफ डिमांड कैसे निकल कर आई, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, कैसे निकल कर आया, स्टैटिस्टिक्स से ही तो निकल कर आया। वैसे ही बहुत सारी थ्योरीज स्टैटिस्टिक्स से ही बनती हैं। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का ये मतलब नहीं है एस्ट्रोलॉजिकल या तंत्र वगैरह करने, ये सब नहीं, फ्यूचर में क्या होने वाला है आज का डेटा देखकर मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ ना, और प्रिडिक्ट करने के साथ साथ आई कैन बी रेडी फॉर दैट। अगर आज मुझे डेटा देखकर समझ आ रहा है कि भाई आगे चल के इन्फ्लेशन आने वाला है, तो उस चीज के लिए मैं अपनी इकोनॉमी को रेडी पहले से कर सकती हूँ। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, फाइनेंस मिनिस्टर या जो भी बजट निकलता है वो कैसे निकलता है, डेटा को देखकर ही तो निकाला जाता है कि भाई टैक्सेस मुझे बढ़ाने हैं कि नहीं करने हैं, कौन से टैक्सेस बढ़ाने हैं, कौन से एरिया पर ज्यादा टैक्स लगाना है, या कोई भी तरह की पॉलिसीज। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जो सीसॉ देखा है आपने, सीसॉ को जब हम लेवल कर देते हैं दैट इज द इक्विलिब्रियम, कि भाई कंज्यूमर्स का सेटिस्फैक्शन भी बना रहना चाहिए और प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट मार्जिन भी बना रहना चाहिए, तो वहां पर आता है इक्विलिब्रियम, राइट, कि दोनों सेक्टर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये सारे क्या थे मेरे इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए स्टैटिस्टिक्स अपनी जगह है, कॉमन सेंस अपनी जगह है, तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कॉमन सेंस का, तो आप कहीं पर भी स्टैटिस्टिक्स लगाएं लेकिन कॉमन सेंस को अपना लगाना ना भूलें, राइट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा इस चैप्टर से नहीं आएगा, थोड़े बहुत MCQs वगैरह आएंगे तो आएंगे, अदरवाइज जितना मैंने आपको बताया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। टिल देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।